अस्सलामुअलैकुम। नावलिक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। दीदार इश्कम असकलम अरीचा, ये उसका तीसरा और लास्ट पार्ट है। ओन ने इसे तैयार रहने के लिए कहा था। शाम 4 बजे वो इसे अपने घर दिखाने के लिए ले जा रहा था। वो शाम के 4 बजे बिल्कुल तैयार होकर इसका इंतज़ार कर रही थी जब ओन आया। जब से ओन के जाने की खबर सुनी थी, ज़ुबैदा बहुत उदास रहने लगी थी। इसकी उदासी आरजू से भी छुपी हुई नहीं थी, लेकिन वो क्या करती। ओन को अगर मना करती तो वो इसे डांटने लगता। बस कहता कि तुम्हें इस मामले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मसला है, मैं हैंडल कर लूँगा। इसने बाहर से ही आरजू को बुला लिया। आरजू बाहर जाने लगी तो ज़ुबैदा ने शिकायती नज़रों से देखा। आरजू इनसे नज़रें चुराकर बाहर चली गई। क्या हुआ मेरी जान, का मूड क्यों ऑफ है? वो इसे उदास देखकर पूछने लगा। ओन जी, हमारा घर छोड़ना ज़रूरी तो नहीं है। मैं ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। प्लीज़ आप ये घर ना छोड़ें। बस आरजू, बहुत हो गया। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, अब आखिरी बार कह रहा हूँ, दूर रहो इस मामले में। दोबारा टांग अड़ाई तो देख लूँगा मैं तुम्हें। सब समझता हूँ कि किसके कहने पर यह सब कह रही हो। ओन ओन जी, मुझे किसी ने नहीं कहा। मैं खुद ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। आरजू ने समझाना चाहा तो ओन ने घूर कर इसे देखा। आखिरी बार समझा रहा हूँ आरजू, तुम मेरी बीवी हो। जहाँ चाहूँगा लेकर जाऊँगा, किसी का पाबंद नहीं हूँ मैं। और तुम बिना चूचड़ा के मेरे साथ आओगी। खबरदार जो अब इस मामले में कुछ भी कहा। इसकी डांट खाने के बाद आरजू उदासी से मुंह फैलाकर बैठ गई। मेरी जान नाराज़ हो गई। इसने आरजू का हाथ थामा, जो आरजू ने छुड़ा लिया। अच्छा आओ, तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ, मुस्कुरा कर बोला, जबकि इसका इस तरह से हाथ झटकना इसे पसंद ना आया था। ये बात आरजू भी नोट कर चुकी थी। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर खाऊंगी, आरजू ने इसका मूड देखकर कहा। चॉकलेट फ्लेवर खाओगी, ओन ने हुक्म सुनाया। आरजू जवाब में कुछ ना बोली तो वो मुस्कुरा दिया। ऐसे ही मेरी सारी बातें मानो ना करो। वो इसे अपने साथ घर में ले आया। ये ज़्यादा बड़ा और खुला नहीं, बल्कि छोटा और खूबसूरत सा घर था। वो इसे साथ लिए घर का एक एक कोना दिखा रहा था। चलो अब बेडरूम दिखाता हूँ, इसने आखिर में शरारत से कहा। जी नहीं, अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। वो इसके इरादों से डरकर फौरन बोली। ऐसे ही घर चलूं, पहले पूरा घर तो दिखा दूं। वो इसे अपने बाहों में उठाकर ऊपर की तरफ चल दिया। ओन जी, बहुत देर हो गई है, अब घर चलते हैं ना, इसने मिन्नत भरे लहजे में कहा। आई डोंट केयर, वैसे भी तो 2 दिन में तुमने यहाँ ही आ जाना है हमेशा के लिए। ओन ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एक और धमाका किया। लेकिन ओन जी, आरजू, मेरा मूड बहुत अच्छा है, ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। वो इसे बेडरूम में लेकर आया और बेड पर बिठाया। ओन जी, आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। इसने उठने की एक नाकाम कोशिश की। बहुत अच्छी बात है, तुम मेरे इरादे समझने लगी हो, जो वैसे भी ठीक नहीं है। अगले ही पल वो इसकी कैद में आ चुकी थी। ओन जी, आप बहुत बुरे हैं, वो इसकी कैद में मचलते हुए बोल रही थी। अरे अभी कहाँ, आज तो तुम्हें ठीक से पता चलेगा मैं कितना बुरा हूँ। वो इसके लबों को अपने शिकार बनाते हुए बोला। आरजू जानती थी मुज़ाहमत बेकार है। अब घर चलें। रात का अंधेरा गहरा हुआ तो आरजू पूछने लगी, ये भी तो घर ही है ना, इसी को बचाओ, इसी को सजाओ। वो इसका सर अपने सीने पर रखते हुए बोला। ओन जी, वो घर भी तो आपका अपना है, और आपके नाम भी है। क्या ज़रूरत है हमें वो घर छोड़ने की? फिर वही बातें आरजू, तुम क्यों नहीं समझ रही? मैं नहीं रहना चाहता इस घर में, इन लोगों के बीच। अपना घर बनाना चाहता हूँ, अलग, जिसमें मेरे और तुम्हारे अलावा कोई ना हो। और वो घर मैं इन सब के नाम कर दूंगा। मुझे ना इस घर से कोई ताल्लुक़ है, मतलब है, और ना ही इन लोगों से। मैं इन लोगों से हर किस्म का ताल्लुक़ ख़त्म कर देना चाहता हूँ। और वैसे भी छोड़ो इन सब बातों को। मैं तुम्हें एक और बहुत ज़रूरी बात बताने के लिए यहाँ लाया, और तुमने मुझे बहकने पर मजबूर कर दिया। ओन सीरियस अंदाज में बोलता हुआ शरारती अंदाज में बोला तो आवाज़ आरजू घूर कर रह गई। मैंने नहीं बहकाया आपको, आप तो वैसे ही बहके रहते हैं। आरजू मुंह बसोर कर बोली। यह क्या करूं जाने मन, क्या करूं जाने मन, तुम में नशा ही बहुत है, इंसान बहके ना तो क्या करे। वो इसके लबों को सहलाते हुए बोला। इससे पहले कि वो इस पर झुकता आरजू बोली थी, आपको मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। ओन पीछे होकर इससे बात करने लगा। आरजू, मैं तामिया के बारे में बताना चाहता हूँ। ओन ने बात शुरू की। इनके बारे में मुझे कुछ नहीं जानना ओन जी। मैं जानती हूँ आप इनसे मोहब्बत करते हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। क्या आपने इन्हें मेरे लिए छोड़ दिया? आरजू बहुत धीरे धीरे बोल रही। नहीं आरजू, मैं इससे मोहब्बत नहीं करता, ना ही मैंने तुम्हारे लिए इसे छोड़ा है।
कुछ अर्से पहले मैं एक शॉपिंग मॉल में गया था जहां तुम मुझसे टकराई थी और इस दिन तुम्हारी कुछ फ़ोटोज़ एक खाकी लिफाफे में वहां गिर गई थी। इसने अपनी जेब से वो फ़ोटो निकालकर इसके सामने की। जानती हो, और जो ये तस्वीरें देखते ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मैं इस तस्वीर में मौजूद इस लड़की को पसंद करने लगा और मैंने इसे रब्ता करने की कोशिश की। इसके पीछे मिस उस्मान लिखा था। शॉपिंग मॉल पर पता करने पर मुझे ये पता चला कि किसी कॉन्टेस्ट में मिस उस्मान नाम की एक लड़की ने हिस्सा लिया। मुझे नहीं पता था कि तुम मामू का नाम इस्तेमाल करती हो अपने नाम के साथ। बस इसी गलतफहमी की बिना पर मैंने कॉन्टेस्ट में मौजूद इस लड़की के नंबर पर रब्ता किया, लेकिन वो तुम नहीं बल्कि तामिया थी। इसी गलतफहमी की वजह से मैं तुम्हें अपना नहीं सका। मैं तामिया को आरजू समझता रहा, लेकिन जब मैं पहली बार इससे मिलने जाने वाला था, इत्तेफाक से इसी दिन मैंने तुम्हें देखा। खुदा का शुक्र है, कोई भी गलत फैसला करने से पहले मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई। और इसे सारी बात बताकर अब इसके रिएक्शन का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन काफ़ी देर के बाद भी वो कुछ भी ना बोली। जब ओन को अपनी शर्ट भीगती महसूस हुई तो वो सर्द आह भर कर रह गई। यार, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? वो इसका चेहरा ऊपर किए इसके आंसू साफ करने लगा। आरजू, तुम ही मेरी पहली मोहब्बत हो। तुम ही हो वो लड़की हो जिसे मैं बेतहाशा चाहता हूँ। मेरी मोहब्बत की किताब में तामिया की कोई जगह नहीं। वो इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए बोला। आरजू, जो इतने दिनों से ये समझ रही थी कि इसने अपनी बहन की खुशियां बर्बाद कर दिया, आज पुरसुकून हो गई थी। इससे पहले कि वो इसके गले लगकर मजीद रोने का प्लान बनाती, उन घर चलने का आर्डर दे दिया। वो घर आया तो आरजू पुरसुकून नींद सो रही थी और वो इसे सुकून से सोने दे, ये तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। वो फ़ौरन इसके करीब आया, एक ही पल में अपने ठंडे ठंडे हाथ इसकी गर्दन पर रख दिए। वो तो उछल ही पड़ी। ऐसा लगा जैसे अंदर कमरे में बर्फ़ गिरने लगी हो। एक तो सर्दी ज़रूरत से ही ज़्यादा थी, ऊपर से ओन ने इसे मज़ीद सर्दी का करंट दे दिया था और अब इसकी हालत पर कहका लगाकर हंसता हुआ इसके साथ लेट गया। ओन जी, प्लीज़ अपने ठंडे पैरों से मुझे मत छुआ करे। आरजू ने जैसे मिन्नत करते हुए अपने पैर दूर किए। डार्लिंग, अब मैं तुम्हें अपने ठंडे पैर भी ना लगाऊं तो मैं इस सर्दी में मर ही ना जाऊं। इतनी सर्दी पड़ रही है कि बंदा खुद फ्रीज हो जाता है। शुक्र है इन सर्दियों से पहले मेरी शादी हो गई, वरना मेरा क्या होता। वो शरारत से कहता है इसके साथ चिपक चुका था। आप बहुत ख़राब हैं ओन जी। वो इसे शिकायती नज़रों से घूर कर बोली। अरे मेरी जान, अब कहाँ मैं तो तुम्हें अभी बताने लगा हूँ कि मैं कितना ख़राब हूँ। वो इसे अपने स्कंजे में लेते हुए बोला। मुझे सुबह कॉलेज जाना है। आरजू ने आखिरी इल्तिजा की। तो मैं कब मना कर रहा हूँ, चली जाना। इस बार वो इसके लबों को कैद करते हुए बोला। वो हमेशा की तरह इसके सामने आरजू की एक भी मजामत ना चली। ऑन फुल यूनिफॉर्म में तैयार होकर अभी वॉशरूम से निकला आया था। अभी तक आरजू नहीं जागी। आज इसे क्या हुआ? वो इसके करीब आकर इसका माथा छूकर देखने लगा। कहीं इसे बुखार तो नहीं? रात को भी जल्दी सोने दिया था, फिर भी अभी तक क्यों नहीं उठी? आरजू, इसने इसे उठाया, पुकारा। आरजू, उठ जाओ। क्या हो गया है? आज उठना नहीं है क्या? वो इसे उठाते हुए बोला। आरजू ने ज़रा सी आंखें खोली। क्या हुआ मेरी जान? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें जाते हुए कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। वो बहुत मोहब्बत से बोला जब वो सुस्ती से उठकर इसके सीने से लग गई। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा जी, मैं आज छुट्टी कर लूँ? वो बिल्कुल छोटे से बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोली। क्यों दिल नहीं कर रहा मेरी जान का? वो मोहब्बत से इसके बाल पीछे करते हुए बोला। ओन जी, मुझे लगता है मेरी तबीयत ख़राब है। वो अपने माथे पर उल्टा हाथ रखकर बताने लगे। बिल्कुल भी ख़राब नहीं है तुम्हारी तबीयत, ये बस कॉलेज ना जाने का बहाना है। ओन ने इसे जांचती नज़रों से देखा तो वो नफ़ी में गर्दन हिलाने लगी। ओन जी, मुझे लग रहा है मेरी तबीयत ख़राब है। आरजू ने अपना यकीन दिलाना चाहा। ये बात है तो चलो मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। ओन ने फ़ौरन ऑफ़र की। नहीं, मैं थोड़ी देर आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। आरजू ने कहा। मतलब जब कॉलेज का टाइम ख़त्म होगा तब ठीक हो जाओगी? ओन ने शरारत से कहा। ओन जी, सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आरजू मुंह बसूर कर बोली। अच्छा बाबा, ठीक है, मान लिया तुम्हारी तबीयत ख़राब है, अब खुश? वो मोहब्बत से इसका माथा चूमकर कंबल ठीक करने लगा। तुम आराम करो, जल्दी आने की कोशिश करूँगा। वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया, जबकि आरजू को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। अपना काम निपटाकर वो आरजू को पैकिंग करने का कहने के लिए फ़ोन करने लगा। जब आरजू का फ़ोन ज़ुबैदा ने उठाया। आरजू कहाँ है? इसे फ़ोन दीजिए। इसका मूड ख़राब होने लगा। बेटा, मैं और आरजू अस्पताल आए हुए हैं, इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं इसे यहाँ ले आई, ज़ुबैदा ने बताया। तो ओन परेशान हो। क्या हुआ है आरजू को? वो ठीक तो है? ओन ने परेशानी से पूछा। हाँ बेटा, वो कह रही थी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से चक्कर आ रहे हैं, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आई। अभी वो इसे बता ही रही थी जब डॉक्टर बाहर आई। मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए खबर दी। क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? ओन, तुम बाप बनने वाले हो। इनसे अपनी खुशी संभाली नहीं जा रही, जबकि ओन को समझ नहीं आ रहा था वो इन्हें क्या जवाब दे। मैं अभी आता हूँ। वो बस इतना कहकर फ़ोन बंद करने लगा कि ज़ुबैदा बोली। बेटा तू घर ही आ जाओ। आरजू को लेकर घर ही जा रही हूँ। जी ठीक है, आप लोग घर पहुँचिए, अभी आ रहा हूँ। ओन ने खुशी से फ़ोन बंद किया। इसने आरजू को क्या कहने के लिए फ़ोन किया था ये तो वो भूल ही गया था।
घर में ईद का समय था, हर कोई बहुत खुश था, सब ने इसे मुबारकबाद दी थी, जबकि ओन ने तो आते ही बिना किसी की परवाह किए इसे अपने सीने से लगा लिया था। सबके सामने ओन की इस हरकत पर वो नज़र तक ना उठा पाई, लेकिन इसे तो किसी की परवाह ही नहीं थी। हमेशा की तरह मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरी मर्जी, और इसे सब के साथ छोड़ के ऊपर अपने कमरे में जा चुका था। आज आरजू ने यही फैसला किया था, आज वो ओन को मना करेगी कि वो ये घर छोड़कर ना जाए। क्या पता इस खुशी की वजह से ओन इसकी बात मान ले। यही सोचती हुई वो ऊपर कमरे की तरफ आई, लेकिन कमरे में कदम रखते ही इसे झटका लगा, जहाँ ऊपर अपना और इसका सामान पैक कर रहा था। देखो आरजू, मैंने तुम्हारा सारा सामान पैक कर लिया है, हम थोड़ी देर में यहाँ से निकल रहे हैं। हम अपनी ये खुशी अपने नए घर में जाकर मनाएंगे। वो इसका माथा चूमता इसका बैग उठाकर बाहर ले आया। जाने से पहले बस इतना कह गया कि मैं नीचे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और प्लीज़ घर छोड़ के मत जाओ। हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बगैर? मैं कैसे रहूँगी? देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ ये मत करें। इससे पहले कि वो ओन के सामने हाथ जोड़ती, ओन बोल उठा, देखे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं ये घर छोड़ने वाला हूँ, और अब खुदा के लिए ये सब कुछ मत कीजिए करें, मुझे सुकून से जाने दें यहाँ से। नीचे से ओन की आवाज़ें ऊपर तक आ रही थी। आरजू आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती नीचे जाने लगी, जबकि ओन दरवाजे से बाहर निकल चुका था। आरजू बेटा, इसे समझाओ, प्लीज़ बेटा, तुम इसे समझाओ, वो तुम्हारी बात मानेगा। मत जाओ मुझे छोड़कर, कैसे रहूँगी मैं तुम लोगों के बगैर? जुबैदा रोते हुए कह रही थी, जबकि घर के सब अफराद यहाँ पर इनके साथ खड़े थे। फुप्पो, वो मेरी बात नहीं मानते। मैंने इन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़े हैं। आई एम सॉरी पुप्पो, मैं कुछ नहीं कर सकी। आरजू रोते हुए इनके गले लगी, जब ओन ने ज़ोर से इसे पुकारा, जल्दी जल्दी आओ आरजू, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आरजू खामोशी से दरवाजे से बाहर निकल गई, जबकि ओन की तरफ इसने नज़र उठाकर भी ना देखा। वो लोग जब से घर आए थे, आरजू एक लफ्ज़ भी ना बोली थी। ओन इसकी खामोशी को नोट कर रहा था, लेकिन फिलहाल वो इसे बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि वो क्यों उदास है। वो खुद भी घर छोड़ने की वजह से उदास था, जहाँ इसका बचपन गुजरा, जहाँ इसके अपने सगे थे, इसके माँ बाप, भाई, लेकिन वो चाह कर भी इनके साथ वो रिश्ता कायम नहीं कर पा रहा था। वो जो करना चाहता था, वो भी अपने भाइयों के साथ वक्त गुजारना चाहता था। वो भी चाहता था कि इसके माँ बाप इससे भी प्यार करें, लेकिन इन लोगों ने हमेशा उनको खुद से दूर रखा। वो कभी इन लोगों की तवज्जो का मरकज़ ना बना, घर में कोई इसे अहमियत ना देता। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब की अपने आप में दिलचस्पी ना देखकर ओन ने बात करना छोड़ दी। ओन ने सबको अहमियत देना छोड़ दिया, इनसे बात करना छोड़ दिया। वो हॉस्टल से एक दिन के लिए आता और सारा दिन अपने कमरे में रहता। जब ओन को इन लोगों की ज़रूरत थी, तब वो इनके साथ नहीं था। अब ओन को सिर्फ और सिर्फ अपनी आरज़ू की ज़रूरत थी और अपने होने वाले बच्चे की परवाह। वो इन दोनों को वक्त देना चाहता था, इन दोनों के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता था। वो आज बहुत खुश था। आरज़ू ने इसे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई थी, और इसका इस तरह से परेशान होना इसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिलहाल ओन ने इसे तंग ना किया। इसे घर छोड़कर वो इसके लिए खाना लाने गया। वो सब कुछ इसकी पसंद का लाया था, लेकिन वो खुश हो जाए, लेकिन वो जानता था इस वक्त आरजू खुश नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो इसे खुश कर रखने के लिए अपनी तरफ से छोटी छोटी कोशिश कर रहा था। आरजू मेरी जान, कब तक इस तरह बैठे रहने का इरादा है? चलो खाना खा लो। ओन ने सारा खाना टेबल पर रखा और इसे बुलाने कमरे में आया। मुझे भूख नहीं है ओन जी। आरजू बस इतना बोलकर खामोश हो गए। बस करो आरजू, बहुत हो गया, कब तक ये रोना धोना करना है? हाँ, तुम्हें पता है मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। चलो नीचे चलकर आराम से खाना खाओ। इस बार वो सख्ती से बोला। ओन जी, मैंने कहा मुझे भूख नहीं है, तो क्या आप मुझे ज़बरदस्ती खिलाएंगे? इस बार आरजू भी ज़रा ऊंची आवाज़ में बोली। अच्छा ठीक है बाबा, खाना नहीं खाना तो फ्रूट्स खा लो, ठीक है। ओन इसकी ऊंची आवाज़ को इग्नोर करता मोहब्बत से बोला। वो ये कहकर उठा और बाहर चला गया। जब वापस आए तो इसके हाथ में कुछ फ्रूट्स थे। इस बार वो इतने प्यार से इसकी तरफ देख रहा था कि आरजू इनकार ना कर सकी। वो इसे अपने हाथ से सेब काट कर देने लगा, तो आरजू ने ले लिए। अब बस ओन जी, और नहीं। इसने इनकार किया। क्या मतलब और नहीं? अभी तो तुमने पूरा एक सेब भी नहीं खाया। चलो तुम तो चिड़िया जितना खाती हो, लेकिन मेरी बेटी या बेटे का तो कुछ ख्याल करो। ओन ने इसके मुंह में सेब का टुकड़ा रखते हुए कहा। वो भी खा चुके हैं। आरजू शर्माते हुए बोली। अच्छा ठीक है, ये एक सेब तो पूरा खा लो, फिर नहीं कहूँगा, वादा। वो एक बार फिर से इसे सेब खिलाने लगा। आरजू ना करती रही, लेकिन ओन ने इसकी एक बात ना मानी। वक्त गुजर रहा था। इन दोनों को यहाँ आए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। सब कुछ ठीक हो चुका था। वो अपना ख्याल रखने लगी थी और ओन ने 2 मेड्स का इंतजाम कर दिया था, जो हर वक्त इसके साथ रहती। लेकिन फिर भी आरजू बहुत परेशान रहने लगी थी। हर वक्त इसका ध्यान घर और घर वालों पर ही लगा रहता था। कभी रो रही थी इसकी फुप्पो जब ओन घर छोड़ के आया
ओन को इनका एहसास क्यों नहीं है? बस एक गलतफहमी की बिना पर वो अपने रिश्ता ख़त्म कर रहा था, सबको खुद से दूर कर रहा था। मुझे इन्हें बताना चाहिए कि जो वो समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। पुप्पो इन्हें मारना नहीं चाहती थी। वो पुप्पो को भी अपनी गलती का एहसास था, लेकिन ये भी सच था, जो कुछ भी हुआ वो इनकी मजबूरी थी। मुझे ओन जी से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन ओन जी तो मुझे घर वालों के बारे में बात तक नहीं करने देते। कैसे समझाऊं मैं इन्हें? जो कुछ भी हुआ इसमें पुप्पो की कोई गलती नहीं थी। वो तो खुद इस हद तक मजबूर थी कि कुछ ना कर सकी, लेकिन फिर भी अल्लाह ने इन्हें ज़िंदगी दी। ओन जी ये बात कब समझेंगे? कैसे समझाऊं मैं इन्हें? वो रोज़ तकरीबन पुप्पो से फ़ोन पर बात करती और वो रोज़ ही रोती, इससे कहती कि कुछ करो आरजू, कि वो घर वापस आ जाए। मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती और पुप्पो का रोना आरजू से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो करीबन रोज़ ही ओन से इस बारे में बात करने की कोशिश करती, लेकिन आज इसने एक बार फिर से इसे समझाने का फैसला किया था। वो शाम को घर वापस आया तो आरजू मेड के साथ किचन में खाना बना रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें किचन में आने से मना किया है। वो सख्ती से बोला। जी सर, मैंने मना भी किया, लेकिन मैडम नहीं मान रही। मैडम, मेड ने फौरन अपनी सफाई पेश की जब ओन आरजू का हाथ थामकर किचन से बाहर ले आया। ओन जी, मैं अकेले कमरे में बोर हो रही थी, इसीलिए सोचा क्यों ना इनकी थोड़ी सी हेल्प कर दूं। बेचारी सुबह से काम कर रही हैं। आरजू इसका मूड देखकर परेशानी से बोली। आरजू ये सब कुछ करने के पैसे लेती हैं, इसे इनकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिलता है, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ना ही इसकी मदद करने की ज़रूरत है। चलो कमरे में चलकर आराम करो। वो इसे सख्ती से कहते हुए बोला। दिन रात आराम ही करती रहूं, क्या मुझसे नहीं बैठा जाता है इस तरह? आरजू मुंह बसोर कर बोली तो वो मुस्कुराया। अच्छा जी, तुम मेरी बीवी बोर हो रही है, तो क्यों ना मैं अपनी बीवी की बोरियत को दूर करते हुए इसे एक लॉन्ग ड्राइव पर ले चलूं? और ने मुस्कुराते हुए ऑफर की तो वो भी मुस्कुराई। जिस दिन से आरजू की प्रेगनेंसी की खबर मिली थी, ओन इतना खुश रहने लगा था, कभी इसकी किसी बात का बुरा नहीं मनाता था। आरजू ने भी ये बात नोट की थी। वो बस घर वालों की बात को लेकर थोड़ा सा हाइपर होता, फिर नॉर्मल हो जाता। ओन इसे अपने साथ घुमाने के लिए लाया था। इन दोनों का साथ पुरसुकून था। आरजू हमेशा इसके साथ खुश रहती। ओन एक बेहतरीन हमसफर था। तुम्हें एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाऊं? प्लीज़ तुम सुनकर रोने मत बैठ जाना, क्योंकि मुझे इस खबर से बहुत खुशी हुई है। इसने सस्पेंस क्रिएट करते हुए कहा। ऐसी कौन सी खबर है जो सुनकर आपको इतनी खुशी मिल रही है और मैं रोने बैठ जाऊंगी? आरजू पूछे बिना ना रह सकी। तुम्हारी वो बहन और मेरी साहब माशूका कल रात घर से भागते हुए पकड़ी गई और मामू ने कल शाम इसका निकाह अपने किसी जानने वाले के साथ रखा है। ओन ने मज़ा लेते हुए खबर सुनाई। क्या आप तामियाबाजी के बारे में बात कर रहे हैं? आरजू को यकीन ना आया। हाँ बिल्कुल, मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये मूड ठीक करो अपना। अगर तुमने एक आंसू भी इस औरत के लिए बहाया तो मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा तुम्हारे साथ। वो टिश्यू पेपर इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। ओन जी, ये तो बहुत गलत हुआ। बाजी के साथ न जाने किसके साथ शादी हो रही है इनकी। आरजू ने परेशानी से कहा। क्या गलत हुआ है बेगम? बिल्कुल ठीक हुआ है इसके साथ। क्या वो जो कर रही थी वो सही था? मामू की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर किसी के साथ भाग रही थी। वो तो शुक्र है कि भागने से पहले ही पकड़ी गई और मामू की इज्जत बच गई, और अब वो इज्जत से इसे किसी के साथ रुखसत कर रहे हैं। ओन सीरियस अंदाज में बोला। आपको कैसे पता चला ये सब कुछ? आरजू ने पूछा। आज फ़ोन आया था मामू का। इन्होंने कल शादी पर इनवाइट किया है और फिर परेशानी से अपना दुख बताने लगे। बहुत बुरा लगा मुझे। वो तो शुक्र है कि कुछ भी बुरा होने से बच गया, वरना मामू तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहते। ओन तशक्कुर बड़े अंदाज में बोला तो आरजू बेसाख्ता मुस्कुराई। आपको इतने दूर के रिश्तों की फिक्र है और आपकी सगी माँ। आरजू कुछ कह रही थी कि ओन की घूरी ने इसे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। आरजू, हर बात को अपने अंदाज में मत लिया करो। मुझे इन लोगों की फिक्र है क्योंकि वो तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। वो तुम्हारे अपने हैं। इनकी तकलीफ से तुम्हें तकलीफ होगी, इसीलिए मैं इनकी परवाह करता हूँ। ओन जिताते हुए बोला। फूफो भी तो मेरी अपनी है, इनकी तकलीफ से भी मुझे तकलीफ होती है। ओन जी, आरजू बोले भी बिना ना रह सकी, जबकि इसके जवाब में ओन कुछ ना बोला, बस खामोशी से गाड़ी घर के रास्ते पर डाल दी। आरजू शादी पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। ओन इसके करीब आकर रुका और इसकी तैयारी को देखने लगा। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ओन ने बेख्तियार इसके गाल को अपने लबों से छुआ। बहुत प्यारी लग रही हो यार, आज कहीं मत जाओ, मेरे पास रहो ना। वो इसे अपनी बाहों में लेते हुए बोला। वो इसकी गर्दन पर अपने लब रख दिया। आरजू शर्माते हुए खुद में सिमट रही थी। ओन जी, जाना बहुत ज़रूरी है।
ना जाना बहुत ज़रूरी है ना, समझा करें ना। तामिया बाजी की शादी आरजू ने इससे दूरी करने की कोशिश की, जब ओन ने अगले ही सेकंड इसे थाम कर मज़ीद नज़दीक कर लिया। आजकल बहुत बहाने बनाने लगी हो, कुछ ज़्यादा ही दूर हो रही हो। सुनो, आज रात में कोई बहाना नहीं सुनूंगा। ओन ने इसके लबों पर अपने लब से मोहर जब्त की और इसे जाने की इजाज़त दे दी। अम्मी, मुझसे गलती हो गई है। अम्मी, मुझे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब्बू को मना कर दे। मैं ये शादी नहीं कर सकती। वो मुझसे कितना बड़ा है, वो तो 50 साल का आदमी है। खुदा के लिए मुझ पर रहम करे। क्या कर रही हैं आप? तामिया रोते हुए माँ से गिला कर रही थी, जबकि वो भी इसके साथ रोते हुए इसे दिलासा दे रही थी। मैं कुछ नहीं कर सकती तामिया। तेरे बाप को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने कह दिया है कि अगर मैंने इस मामले में कुछ भी बोला तो वो मुझे तलाक दे देगा। मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, तुझे ये शादी करनी होगी। अम्मी ने बेबसी से समझाया। अम्मी प्लीज़ अब्बू से बात करें, खुदा के लिए। वो क्यों मेरी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं? मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। मुझे आसिम के साथ भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इसने मुझसे शादी का वादा किया था। अम्मी मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ अब्बू से बात करें। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। बाहर घर मेहमानों से भरा हुआ था। अचानक तामिया की शादी की वजह कोई नहीं जानता था सिवाय ओन के, और इससे भी मामू ने खुद ही बताया था। ओन और आरजू शादी पर आए तो जुबैदा और इनकी सारी फैमिली यहाँ पर पहले से ही मौजूद थी। वो सब इसे देखकर खुश हो गए। कितने दिन के बाद जुबैदा ने अपने बेटे को देखा था। वो इसे मिलना चाहती थी, लेकिन ओन ने इन्हें देखते ही अपनी राह बदल ली। लेकिन आरजू ओन की परवाह किए बगैर इन लोगों के पास चली गई, और ओन को इसकी हरकत बिल्कुल भी अच्छी ना लगी। फिलहाल वो कुछ भी नहीं बोल सकते थे। कुछ ही देर में तामिया का निकाह था। तामिया की हालत देखने लायक थी। ओन को इसकी हालत देखकर ना जाने क्यों मज़ा आ रहा था। वो इसे देखकर हंसने जा रहा था। शायद तंजिया मुस्कुराहट। इस औरत ने इसका घर बर्बाद करने की कोशिश की थी। इससे इसकी आरजू को दूर करना चाहता। ओन का दिल चाहा कि अभी इस औरत से जाकर कहे, देख लिया अपने किए का अंजाम, यह तुम्हारे गुनाहों की सजा है। फिर वो रुका भी नहीं। थोड़ी देर के बाद जब वो तामिया के पास मुबारकबाद देने गया तो अपने पुराने सारे हिसाब बेबाक कर लिए। देख ली अपनी हालत, ये होता है अंजाम दूसरों का घर बर्बाद करने की कोशिश में। हमारे साथ तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारा अंजाम दिखा दिया। देर पुरानी मशूका, अब खुदा के लिए अपना घर बसाना, ना कि दूसरों का घर बर्बाद करना। खुदा के लिए अब संभल जाओ। अपने बाप का नाम ना बर्बाद करना। बात बात पर शिकायतें कर लेकर मत आना। वैसे मुझे लगता है ये पहलवान अपने मामलात खुद हल करता है। इसने सामने खड़े आदमी की तरफ इशारा किया, जो बदकिस्मती से इसका दूल्हा था। शादी अटेंड करने के बाद वो लोग अभी घर वापस आए थे, और जब से ओन वापस आया था तब से एक ही बात किया जा रहा था, बेचारी तामिया का क्या होगा। जबकि आरजू जानती थी वो ये सब कुछ इसे जलाने के लिए कह रहा है। अंदर से वो ज़रा सा भी दुखी नहीं है। हाय मेरा क्या होगा, इसके बगैर मैं कैसे रहूँगा। वो इसके कान के करीब बोला तो आरजू ने इसे घूर कर देखा। इसके इस तरह से देखने पर ओन कहकर लगाकर हंसा। ओन जी, आपको ज़रा तरस नहीं आ रहा इस बेचारी पर? आरजू ने कहा। ऐसे लोगों पर तरस नहीं खाया जाता। सच में बेचारा वो है जिससे इसकी शादी हुई है। बेचारा इतनी बेचारी नहीं है। इसने बेचारों वाला कोई काम नहीं किया। बराए मेहरबानी तुम इसे बेचारी मत कहा करो, और ना ही मैं इतना हीरो हूँ कि बुरे लोगों को अच्छा कहकर इनकी बातें भुलाने की कोशिश करूँगा। मुझे जो लोग अच्छे नहीं लगते वो नहीं लगते। मैं ज़बरदस्ती इन्हें अच्छा नहीं कहूँगा। मुझे नफ़रत है इन लोगों से। जो कुछ इसके साथ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, और अब तुम्हें भी ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। वो इसके करीब आकर अपना मूड मुकम्मल बदल कर बोला। ओन जी, आप जानता हूँ मैं एक इंतहाई बुरा इंसान हूँ। बाकी बातें हम सुबह करेंगे। इस वक्त मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना बुरा हूँ। एक ही झटके में इसके बालों का जूड़ा खोलकर इसे उठाए बेड पर ले आया। इन्हें इस घर में रहते हुए 4 महीने गुजर चुके थे। ओन इसका हद से बढ़कर ख्याल रखता था। इसकी छोटी छोटी ज़रूरत का ख्याल रखता था। वो काम पे जाता तो सारा दिन फ़ोन पर इसी से बातें करता रहता। ओन की मोहब्बत इसके लिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कभी कभी ओन की दीवानगी से डरने लगती तो कभी कभी अपनी किस्मत पर रश्क करने लगी थी। डॉक्टर ने अभी इसे ज़्यादा एहतियात के लिए कहा था, क्योंकि अर्जु जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर थी। ओन ने इसके लिए 2 मुलाजमाओं का इंतज़ाम किया था, जिनमें से एक किसी मजबूरी के बायस अपने गाँव जा चुकी थी, जबकि दूसरी मरियम बहुत छोटी थी। अच्छा आरजू, सुनो मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है। हो सकता है दोपहर में मेरा फ़ोन बंद हो। सुनो छोटी, बाजी का ख्याल रखना। मैं आज लेट वापस आऊँगा। मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, वो मुलाजमा से कहने लगा, जो करीबन 15 साल की एक छोटी बच्ची थी।
जो आरजू का बहुत ख्याल रखती थी। आरजू ने जब ज़ुबैदा को इसके बारे में बताया तो इसने कहा कि ये वक्त किसी समझदार इंसान के पास रहने का है, किसी मासूम बच्चे के पास नहीं। तुम्हें एक ज़्यादा उम्र की औरत को नौकरी पर रखना चाहिए था जो समझदार और इस कंडीशन में तुम्हारा ख्याल रख सके। इसने फूफो को समझाया कि दूसरी मुलाजमा ने गाँव गई है, कुछ दिन में लौट आएगी, लेकिन फिर भी फूफो ने इसे अपना बहुत ख्याल रखने की ताकीद की थी। दोपहर के 2 बज रहे थे जब इसको अपनी तबीयत ख़राब होती महसूस हुई। इसे चक्कर आ रहे थे। फिर कुछ देर बाद इसे उबकाइयाँ शुरू हो गई। मरियम कुछ समझ नहीं पा रही थी क्या करे। बाजी, आपकी तबीयत तो बिगड़ती जा रही है, आप भैया को फ़ोन करो, मरियम ने परेशानी से कहा, जबकि अपनी हालत को देखते हुए आरजू भी इसकी बात ठीक लगी और ओन को फ़ोन करने लगी। लेकिन बार बार फ़ोन करने के बाद भी ओन का फ़ोन ना लगा। इसका फ़ोन मुसलसल बन जा रहा था। इसकी तबीयत मज़ीद बिगड़ती जा रही थी। इसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। फिर इसने कुछ सोचते हुए ज़ुबैदा का नंबर मिलाया। हेलो, बोलो। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आरजू ने हेलो फूफो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आरजू ने रोते हुए कहा। तो ज़ुबैदा परेशान होगी। बेटा, ओन कहाँ है? वो काम पर गए हैं, इनकी कोई ज़रूरी मीटिंग है, इनका फ़ोन भी नहीं लग रहा। आरजू ने रोते हुए बताया, मैं अभी आती हूँ, थोड़ी देर में, तुम फिक्र मत करो, रोना बंद करो, मैं कुछ देर में समीर के साथ आती हूँ। ज़ुबैदा ने इसे दिलासा देते हुए समीर को फ़ोन मिलाया। खाया रात को क्या खाया था? ज़रूर कुछ बाहर से खाया होगा। पप्पू कब से इसे डांट रही थी। पप्पू, मैंने कुछ नहीं खाया, ओन ने मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए थे। अपनी सफाई पेश करते हुए बोली। वो ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया और तुमने मज़े से बाहर का खाना खाया। आरजू, तू एहतियात क्यों नहीं करती है बेटा? 5वां महीना शुरू हो गया है, तुझे एहतियात की ज़रूरत है और तू बहुत कमज़ोर है, इसलिए कहती थी तेरा अकेले इस घर में रहना ठीक नहीं, किसी बड़े की ज़रूरत है। लेकिन वो तेरा शोहर जब कोई बात माने तब ना। अभी भी वो इसे डांट ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। ओन को इसकी कॉल आई थी, लेकिन मीटिंग के दौरान इसका फ़ोन बंद होने की वजह से इसकी फ़ोन उठा ना सका। अब फ़ोन ऑन करते ही लातादाद मैसेजेस इसे रिसीव हुए। इसके इतने सारे मैसेजेस और फ़ोन कॉल देखकर ओन परेशान हो गया, इसीलिए इसने जल्दी से घर आने का फ़ैसला किया। लेकिन घर आते ही यहाँ ज़ुबैदा को देखकर मज़ीद परेशान हो गया। वो भैया आरजू बाजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। वो तो खुदा का शुक्र है इनके पुप्पो जी आ गए, वरना मैं तो बहुत घबरा गई थी। छोटी ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। ओन परेशानी से अंदर आए। क्या हुआ आरजू, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ था? तबीयत क्यों ख़राब हो गई थी तुम्हारी? तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? हाँ, फ़ोन किया था, वो मेरा फ़ोन बंद था, मैं मीटिंग में था। तुम ठीक हो ना? वो फ़िक्रमंदी से इसे बगैर इसे बोलने का मौका दिए बोल रहा था। जी मैं ठीक हूँ। पुप्पो आ गई थी। वो कह रही थी जो कल रात हमने बाहर से खाना खाया, हमें नहीं खाना चाहिए था। हाँ बेटा, आरजू को एहतियात की ज़रूरत है, इसके साथ हर रोज़ कोई ना कोई होना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने सोचा है आरजू को कुछ दिन के लिए अपने साथ ले जाती हूँ। ज़ुबैदा भी बोल ही रही थी कि उन्होंने अपना हाथ उठाकर इन्हें बोलने से मना कर दिया। मैं अपनी बीवी और बच्चे का ख्याल रख सकता हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं। वो सदमुड़ी से बोला। आप यहाँ तक आई, हमारे लिए तकलीफ़ उठाई, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। ओन कहकर ऊपर चला गया, जबकि आरजू पुप्पो के सामने शर्मिंदा होकर रह गई। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, फ़ोन करूँगी, अगर तबीयत मज़ीद ख़राब हुई तो बताना मुझे, पुप्पो ने उठते हुए कहा। इतने में ओन यूनिफॉर्म चेंज करके नीचे आ चुका था। किसके साथ जाएंगी आप? आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। वो इन्हें कहता गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया, जबकि वो आरजू से मिलकर आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे कदम उठाती बाहर आ गई। आज इन्हें आरजू से मिले पूरा 1 महीना गुजर चुका था। न जाने क्या बात थी, इस दिन के बाद आरजू ने फ़ोन भी नहीं किया था। शायद ओन ने इस बात करने से मना कर दिया। ज़ुबैदा बहुत परेशान थी। इन्हें हर वक्त आरजू की परेशानी लगी रहती। इतनी कम उम्र में माँ बनने जा रही है और कोई भी बड़ा इसके साथ नहीं था। माना कि ओन इसका बहुत ख्याल रखता है, लेकिन ऐसे मामलात में ओन भी कुछ नहीं समझता था। इन्होंने बहुत बार ओन को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा ही इनकी कॉल्स इग्नोर कर देता। कई बार इनका दिल चाहा कि वो आरजू से मिलने के लिए इसके घर चली जाए, लेकिन फिर दिल पर पत्थर रख लेती। वो इनसे मिलना तो दूर, इनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि आरजू भी इनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखे, और वो आरजू से बार बार मिलकर इन दोनों में बदमज़गी पैदा नहीं करना चाहती थी। इन्हें यकीन था कि ओन ने ही आरजू को इनसे बात करने के लिए मना किया हो। 1 महीना गुजर चुका था। इसने पुप्पो से बात नहीं की थी। इस दिन ओन जब घर वापस आया तो सबसे पहले इसने एक बेहतरीन बड़ी उम्र की मुलाजमा का इंतज़ाम किया, जो इसकी गैर मौजूदगी में आरजू का ख्याल रख सके। और इसका इंतज़ाम होने के बाद ओन ने आरजू को यही ऑर्डर दिया था कि आज के बाद वो पुप्पो को कभी फ़ोन नहीं करेगी। इसे जब भी कोई प्रॉब्लम होगी वो इससे रब्ता करेगी, पुप्पो से नहीं। इन लोगों से दूर होकर अलग मकान में इसके लिए रह रहा है, ताकि इन लोगों का साया भी इसकी ज़िंदगी पर ना पड़े। ओन ने इसे साफ लफ्ज़ों में कह दिया था।
इन लोगों की अपनी ज़िंदगी में मुखालफत इसे हरगिज़ गवारा नहीं। इसलिए बेहतर होगा आरजू भी अब से कोई ताल्लुक़ ना रखे। आरजू ने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अपनी बात से ना पलटा। इसकी वजह से इन दोनों में काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई, जिसकी एंड पे आरजू हमेशा हिम्मत हार के बैठ जाती। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कभी भी इससे लड़ नहीं पाती थी। ओन की ऊंची आवाज़ के सामने इसकी आवाज़ दब जाती। न जाने क्यों इसे ओन की ऊंची आवाज़ से डर लगता था। आरजू समझ गई थी वो ओन से लड़ नहीं सकती, लेकिन नाराज़ तो हो सकती है। 2 हफ्ते से इससे नाराज़ थी और रोज़ आकर इसे मनाने की कोशिश करता, लेकिन आरजू ने ना मानने की कसम खा रखी थी। आजकल इसने एक ही रट लगाई हुई थी, इसे वापस इसी घर में जाकर रहना है। ओन इसे मनाने की कोशिश कर रहा था, और जब बात बस से बाहर हो गई, चिल्लाता, गुस्सा करता और फिर खुद ही नाराज़ होकर बैठ जाता। फिर दूसरे दिन एक नए सिरे से इसे मनाने की कोशिश करता। ओन ने गुस्से में आकर इसका नंबर बदल दिया। वो जानता था आरजू को कोई नंबर याद नहीं है, जिसकी वजह से अब वो फूफो से बात नहीं कर पा रही थी। परेशानी की कोई बात नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। बस अपनी खुराक का खास ख्याल रखें, आप बहुत कमज़ोर हैं। बाकी जिस तरह से आपके हस्बैंड ख्याल रख रहे हैं, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माशाल्लाह आप बहुत प्यारी हैं और आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं। बेबी आ जाने के बाद इंशाल्लाह और भी ज़्यादा प्यार करेंगे। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए सामने बैठी आरजू से कहा, तो वो बेसाख्ता शर्मा दी। फिर एक नज़र कमरे के बाहर देखा, जहां ओन इसका इंतज़ार कर रहा था। वो सुबह ज़बरदस्ती इसे साथ लाया था, वरना वो तो इसके साथ हॉस्पिटल आने में भी नखरे दिखा रही थी। ये बात अलग थी कि ओन के सामने इसके नखरे कम ही चलते थे। वो उठकर बाहर इसके पास आई। हो गया चेकअप, अब घर चले। आरजू ने मुंह बसोरा। क्या कहा डॉक्टर ने? ओन ने फिक्रमंदी से पूछा। क्या कहेगी डॉक्टर, बिल्कुल ठीक हूँ मैंने तो घर पर बोल दिया था। वो मुंह बनाती आगे चलती। इसकी नाराज़गी उनको बहुत भारी पड़ रही थी। कुछ तो बताया ही होगा डॉक्टर ने। ओन ने इसे बात करने के बहाने ढूंढ रहा था। कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बेबी भी हेल्दी है, और अब आप मुझे घर छोड़कर जाएं अपने काम पर। अर्जुन ने मुंह फेरते हुए कहा, तो वो मुस्कुरा दिया। लेकिन आज तो मैं सारा दिन अपनी बीवी के साथ गुजारूंगा। एक मज़ेदार सा लंच करेंगे, फिर कहीं घूमने चलेंगे। ओन ने ऑफर दी। अब आरजू अपना मुंह सीधा रखे तो ठीक, वरना थोड़ी देर के बाद ओन को भी गुस्सा आ जाना था। मैं बाहर का खाना नहीं खा सकती ओन जी, डॉक्टर ने मना किया। और वैसे भी फूफो कहती हैं कि वो कुछ बोलने ही वाली थी। इसने ओन की तरफ देखा, जो संजीदा नज़रों से इसे देख रहा था। मतलब साफ था, इनका जिक्र करके इसने ओन का मूड ख़राब कर दिया। खाना खाना होता है आरजू, बाहर का या घर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर डॉक्टर ने मना किया है तो ठीक ही किया होगा। वापस घर चलते हैं और आज मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए स्पेशल बनाऊंगा। ओन ने आज अपने गुस्से को कंट्रोल करके इसे खुश करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से आरजू कुछ ना बोल सकी। वो इसे लिए घर आया और अपने कहे के एहन मुताबिक इसके लिए इसकी पसंद का खाना बनाने लगा। आरजू जानती थी कि किचन का क्या हाल हो चुका होगा। बेचारी रिहाना आंटी और छोटी दोनों इसने किचन से बाहर निकाल दिया, जबकि रिहाना आंटी ये सोच के सर पकड़ कर बैठ गई थी कि किचन का क्या हाल हुआ होगा। वो छोटी बैठकर अपने आने वाले काम को गिन रही थी। बाजी भैया जी को मना करे ना, इतना गंद फैला दिया है, हर तरफ इनको समेटते समेटते 4 दिन लग जाएंगे। छोटी ने बेबसी से आकर इसको मिन्नत की, जबकि वो जानती थी ओन अगर कुछ ठान ले तो करके ही दम लेता है। अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंस्पेक्टर ओन अच्छा खाना बना सकते हैं या नहीं, लेकिन खाना तो वो बना कर ही रहेंगे। फिर कुछ ही देर के बाद आरजू के सामने एक मज़ेदार सी डिश हाजिर थी। चलो आरजू खाओ, मैंने ज़िंदगी में पहली बार कुछ बनाया, जल्दी से टेस्ट करके बताओ कि कैसा बना है। ओन के स्पेशल ट्रीटमेंट से आरजू अपनी नाराज़गी भूल गई थी। ओन ने अपने हाथ से नवाला बनाकर इसके मुंह में डाला और अब वो एक्साइटेड सा होकर इसे देखने लगा। आखिर इसने इतनी मेहनत से खाना बनाया, जबकि आरजू हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि ये नवाला अंदर चला जाए, लेकिन आरजू ना इसे खा पा रही थी और ना ही निकाल पा रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था ओन ने आखिर इस डिश में ऐसा क्या डाला है। आखिर आरजू अपने महाज में कामयाब हुई। बताओ ना कैसा बना है, ओन ने पूछा लहजे में एक्साइटमेंट थी। बहुत अच्छा, आरजू ने बड़ी मुश्किल से अल्फाज अदा किए। सच में? रुक क्यों गई, और खाओ ना। ओन ने एक और नवाला बनाकर ज़बरदस्ती इसके मुंह में डाला। इससे पहले कि आरजू इसे निकलने की कोशिश करती, रियाना आंटी हाथ में चीनी का डब्बा लेकर आई। सर जी, आपने नमक की जगह चीनी डाल दी है खाने में, रियाना आंटी ने ओन के सर पर धमाका करते हुए बताया। ओन ने बेयकीनी से आरजू की तरफ देखा, जो बड़ी मुश्किल से ओन का अपना मुंह में डाला होने वाला चबाने की कोशिश कर रही थी। ओन हैरत से रिहाना को देख रहा था, जबकि वो शुक्रगुजार नज़रों से इसे देख रही थी। और तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? इस बार ओन ने सख्त नज़रों से घूरा। ये सब कुछ तुम मेरा दिल रखने के लिए कह रही थी? ओन ने दुख से कहा। खुदा के लिए आरजू, जो चीज़ तुम्हें नापसंद
हो मुझे बताया करो, इस तरह से ज़िंदगी नहीं कटेगी। ओन ने समझाना चाहा। अगर मैं कहती कि ये अच्छा नहीं है तो आपको बुरा लगता ना। वो मासूमियत से बोली, मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन आप आज के बाद तुम किसी बुरी चीज़ को अच्छा नहीं कहोगी। तुम इतने ख़राब खाने को किस तरह से खा रही हो। ओन ने एक नज़र अपनी बनाई हुई डिश की तरफ देखा। उठाओ ये सब कुछ अच्छा से बना कर लाओ। इसने रिहाना को ऑर्डर दिया, जिसकी तकमील करते हुए वो फ़ौरन बर्तन उठाकर ले गई। शाम के करीबन 7 बजे का वक्त था जब ओन को फ़ोन आया। ठीक है सर, मैं कुछ देर में पहुंचता हूं। ओन ने फ़ोन रखते हुए कहा। न जाने क्या बात हुई थी, लेकिन आरजू बस इतना ही सुन पाई थी कि वो इसे इस वक्त अकेला छोड़ के जा रहा है। ओन जी, आप कहाँ जा रहे हैं? इस वक्त रिहाना और छोटी के जाने के बाद भी वो अभी अभी दरवाज़ा बंद करके आई थी। जब मौसम के ख़तरनाक इरादे देखकर वो फ़ौरन अपने कमरे में ओन के पास है। सुनो आरजू, तुम दरवाज़ा बंद कर लो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। ओन यूनिफॉर्म पहनते तैयार खड़ा। नहीं ओन जी, बाहर बारिश होने वाली है, आप इस वक्त कहीं नहीं जाएं। ओन जी, मैं कैसे रहूँगी, प्लीज़ मत जाएं मुझे अकेले छोड़कर। देखिए बाहर बारिश होने वाली है। आरजू इसके जाने का सुनकर रोने लगी। आरजू, ओहो आरजू, क्या हो गया है तुम्हें? बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। और मुझे तो लग रहा है कि बारिश भी सिर्फ आंख मचोली खेल रही है। आज नहीं होगी बारिश, और अगर हो भी गई तो जब तक ये शुरू होती है तब तक मैं वापस आ जाऊँगा। ओन ने इसे दिलासा देते हुए कहा, नहीं ओन जी, प्लीज़ आप नहीं जाएं, बस नहीं जाएं आप। मैंने कह दिया ना। आरजू ज़िद्दी अंदाज में, आजकल वो बहुत ज़िद्दी होती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा था। ऐसे में इसका चिड़चिड़ापन नॉर्मल था। इसकी वजह से ओन भी बड़ी खुशी से इसके नखरे उठा रहा था। मेरी जान, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो इसे प्यार से समझाते हुए बोला। अगर ऐसी बात है ओन जी, तो मुझे रास्ते में पप्पो के घर छोड़ दे और वापसी पर मुझे आप अपने साथ ले आइएगा। आरजू ने हल पेश किया, जिस पर ओन के माथे पर बल पड़ गए। तुम्हारे साथ मसला क्या है आरजू? तुम्हारे पास हर बात का एक ही हल है। जब मैंने कह दिया है थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, तो फिर इस बेफजूल जिद का क्या मतलब है? मैंने कहा है ना, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। आराम से दरवाज़ा बंद करो और फिर जाकर सो जाओ। मेरे पास डुप्लीकेट की है, मैं खुद ही दरवाज़ा खोल कर आ जाऊंगा। इस बार वो थोड़ा सख्ती से बोला तो आरजू कुछ भी ना बोल पाई। मूड ठीक करो अपना यार, जल्दी आ जाऊंगा। वो जाने से पहले एक बार फिर प्यार से समझाते हुए बोला तो आरजू ने बिना कुछ बोले दरवाज़ा बंद कर दिया। जबकि मौसम के ख़तरनाक तेवर देखकर वो ज़्यादा डरने लगी थी। ओन को गए हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि तेज़ बारिश शुरू हो गई। वो जो पहले ही डरी बैठी थी, बारिश की आवाज़ सुनकर बिल्कुल ही बिस्तर में घुस गई। या अल्लाह जी, या अल्लाह जी, बारिश बेशक होती रहे, कोई मसला नहीं है, बस बिजली नहीं कड़कनी चाहिए। वो दोनों हाथ जोड़े दुआएं मांग रही थी जब अचानक तेज़ कड़कती बिजली की आवाज़ आई और इसके साथ ही आरजू की चीख बुलंद हुई। इसने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और ओन के नंबर पर फ़ोन करने लगी, लेकिन फ़ोन बजता रहा और ओन ने नहीं उठाया। ओन जी, प्लीज़ फ़ोन उठाएं, यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है। या अल्लाह जी, ओन जी फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? आरजू ने परेशानी से फिर से नंबर डायल करना शुरू कर दिया, लेकिन बार बार फ़ोन करने के बाद भी ओन ने फ़ोन ना उठाया। अल्लाह जी, या अल्लाह जी, ओन जी तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे, क्या करूँ? बहुत कोशिश के बाद भी वो हिम्मत करके सोने की कोशिश करती रही, लेकिन इसकी ये कोशिश नाकाम साबित हुई, क्योंकि बहुत कोशिश के बाद भी इसे नींद नहीं आ रही थी। बाहर हर थोड़ी देर के बाद कड़कती बिजली की आवाज़ आती थी और इसका नन्हा सा दिल कांप उठता। इसने डर कर एक बार फिर से ओन को फ़ोन मिलाना शुरू किया, लेकिन 5-6 बार फ़ोन करने के बाद भी ओन ने फ़ोन ना उठाया। जब अचानक लाइट चली गई और लाइट जाते ही आरजू का डर मज़ीद बढ़ गया। अब आंसू रुकना मुश्किल थे। वो डर के मारे रोने लगी। रोते रोते इसने एक बार फिर से ओन को नंबर मिलाए और हर बार की तरह ओन ने इस बार भी फ़ोन ना उठाया। अब तो फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो रही थी और अगर ऐसा हो जाता कमरे में अंधेरा हो जाएगा, फिर इसका यहाँ रुकना नामुमकिन था। राज तो नीचे वाले कमरे में थी। नीचे वाले कमरे में चली जाती हूँ, वहाँ बिजली कड़कने की आवाज़ भी कम आएगी। वो अपने मोबाइल की टॉर्च जलाए नीचे की तरफ आई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती सीढ़ियों के पास आई। अभी इसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा ही था जब इसका फ़ोन अचानक बंद हो गया और इसी वक्त बिजली कड़कने की आवाज़ आई। आरजू डर के पीछे वापस अपने कमरे में जाने लगी कि इसका पाँव फिसला और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। दर्द की एक लहर इसके पूरे जिस्म में दौड़ी। इसने अपने आप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा पाई और एक बार फिर से इसके घर में आरजू की चीखों की आवाज़ आई। लेकिन ये चीखें डर या खौफ की वजह से नहीं, बल्कि इस दर्द की वजह से जो इस वक्त आरजू बर्दाश्त कर रही थी।
ओन ने जैसे ही अपना मोबाइल ऑन किया तो इसमें लातादाद आरजू के मैसेजेस थे, जिसे देखकर वो परेशान हो गया। यकीनन बारिश की वजह से वो बहुत ज़्यादा डर गई होगी, लेकिन अब बारिश काफ़ी कम हो चुकी थी। शायद अब तक वो सो भी चुकी हो, लेकिन ओन के आने से पहले वो कभी नहीं सोती थी। उमर मेरे साथ चलेगा या अकेले जाएगा? उमर की गाड़ी पिछले कुछ दिनों से ख़राब थी, जिसकी वजह से ओन इसे पिक एंड ड्रॉप करने जा रहा है। यार छोड़ दे मुझे और आरजू भाभी के हाथ की चाय पिला दे। इस एएसपी ने तो आज दिमाग का दही कर दिया है। भाभी के हाथ की चाय पी के रिलैक्स हो जाऊंगा। वो तो ठीक है, लेकिन यार मुझे तो पहले घर जाना है। और ने कहा, हाँ तो हम तेरे घर ही जा रहे हैं ना। उमर को कुछ समझ ना आया। मैं इस घर की बात नहीं, पुराने वाले घर की बात कर रहा हूँ, और ने समझाया तो उमर बेसाख्ता मुस्कुराया। तो आज भी इसी घर को अपना घर मानता है। पता है तुझे, कुछ चीज़ें और कुछ रिश्ते कभी नहीं बदल सकते, चाहे हम इन्हें दिल से उतारने की कोशिश करें, लेकिन वो हमारे दिल में अपना घर पहले से ही बनाए हुए होते हैं। जिस रिश्तों से जान छुड़ाकर भागना चाह रहा है ना ओन, वो तेरे दिल में जगह बनाकर बैठे हैं। इन रिश्तों से दामन बचाना इतना आसान नहीं। उमर ने आज फिर इसे समझाने की नाकाम सी कोशिश की। बस बस, तेरे लेक्चर की ज़रूरत नहीं, मैं बस आखिरी बार इस घर में जा रहा हूँ। आज मैं ये किस्सा ही तमाम कर देने वाला हूँ। ओन ने गुस्से से इसकी बात काटी। अर्जु कब से फ़ोन किए जा रही थी, लेकिन पिछले आधे घंटे से इसने फ़ोन नहीं किया था। यकीनन नाराज़ हो गई होगी। वो मुस्कुराते हुए फ़ोन जेब में डाल चुका था। इसका इरादा घर जाकर ही आरजू को मनाने का था। बाकी सब कुछ तो ठीक है ओन, लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं? अभी तो बताया था, आज मैं इस घर से हर रिश्ता तोड़ने आया हूँ। ओन बताता हुआ अंदर आया। तुम? उमर भी इसके पीछे आया है। अरे ओन बेटा आओ ना, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? जुबैदा करीबन भागते हुए इसके करीब आई थी, जब ओन ने अपना हाथ उठाकर इन्हें कुछ बोलने से बाज रखा। मुझे कुछ ज़रूरी काम था। इसने तमाम घर वालों की तरफ एक नज़र उठाकर देखा, जो थोड़ी देर पहले बैठे चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। इनके घर में रात के वक्त चाय पी जाती थी। हम बैठकर बात करते हैं ओन। जुबैदा इतने दिनों के बाद इसे देखकर बहुत खुश थी, जबकि आरजू से इसका राब्ता अब ना होने के बराबर था, क्योंकि इस दिन के बाद वो आरजू से अब तक ना मिल पाई थी और ना ही फ़ोन पर कोई राब्ता हो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, ये पेपर्स देने आया हूँ। ये घर जो दादा ने मेरे नाम किया था, मैं वापस आपके शोहर, आपके जेठ के नाम कर चुका हूँ। ये इन दोनों की जायदाद है, इन दोनों का हक बनता है इस पर। दादा ने गलत फैसला किया था ये सब कुछ मेरे नाम करके, और अब इसे मैं ठीक करने आया हूँ। आज से मेरा इस घर से, इस घर के लोगों से और ख़ासकर आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं। ओन बिना किसी लिहाज के और ये जाने बगैर कि इसके अल्फाज किसी के दिल पर छुरी की तरह, खंजर की तरह चल रहे हैं, बोला, मैं आपसे और आपके इस घर से अपना हर रिश्ता ख़त्म कर रहा हूँ। अब आप लोग मेरी बीवी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, ना मुझसे आपका कोई रिश्ता है और ना ही मेरी बीवी और बच्चे से। बेहतर होगा अब आप हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करें। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी आप लोगों की वजह से डिस्टर्ब हो। यकीनन आप लोग मेरी बात समझ चुके होंगे। वो फाइल को टेबल पर पटकता वहाँ से बाहर निकल गया, जबकि इसकी माँ वहीं ज़मीन पर बैठकर दाड़े मार मार कर रोने लगी। आज इसने अपना आखिरी सहारा भी खो दिया था। मुझे इसे यकीन था इसका बेटा लौट के आएगा, वो इसे माँ कहकर पुकारेगा, वो इसे माफ़ कर देगा। सब पर पानी फिर चुका था। इनकी हर उम्मीद टूट चुकी थी। सब ही उदास थे। समीर और हारिस भागकर इनके करीब आए और इन्हें शानों से थामकर अपने साथ लगा लिया। रोको इसे, वो चला जाएगा, वो मुझे छोड़कर चला जाएगा, खुदा के लिए रोको, कोई तो रोक लो इसे। जुबैदा की रोने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। उमर को बेसाख्ता इन पर तरस आया, लेकिन इनके पत्थर दिल बेटे का दिल ना पिघला। ओन, ये तूने ठीक नहीं किया। उमर रह ना सका। बिल्कुल ठीक किया है मैंने, और ज़्यादा बातें मत कर। चल तुझे आरजू के हाथ की चाय पिलाता हूँ। ओन इसकी बात को अहमियत दिए बगैर बोला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। उमर का मूड सारे रास्ते ऑफ रहा। वजह तो ओन जानता ही था, इसलिए पूछना इसने ज़रूरी नहीं समझा। यार वो लोग मेरे घर वाले हैं, खुदा के लिए इस तरह से मुंह बनाकर मत बैठ। तूने इसके साथ अच्छा नहीं किया, उमर ने कहा। वो औरत जिसके लायक है मैंने इसे वही दिया। ज़बान संभाल के बात कर। ओन, तू अपनी माँ के बारे में बात कर रहा है। उमर गुस्से से बोला। हाँ, जिसे तू तो अनजान है इस माँ ने मेरे साथ क्या क्या किया। अब ओन का भी गुस्सा आया। तो ओन तो कभी अपनी गलतियों को नहीं देखता, हमेशा दूसरों की चीज़ों से गलती निकालने की कोशिश करता है। माना कि वो तुझे इस दुनिया में नहीं लाना चाहती थी, लेकिन फिर भी तू आया ना। वो तेरी माँ है, इस दुनिया में इनसे ज़्यादा तुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। तू एक माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उमर अब भी इस पर गुस्सा कर रहा था। माँ, वो हंसा। ऐसी होती है माँ? ओन ने सर झुका लिया। माँ माँ होती है, और वो ऐसी वैसी नहीं होती। लेकिन सच तो ये है कि माँ की कदर सिर्फ वो लोग समझते हैं जिनकी माँ नहीं होती। उमर ने बेसाख्ता अपनी आंखों से आंसू साफ किए। ओन ने ना चाहते हुए भी इसे हर्ट किया था, तभी इसका घर आ गया। ओन ने बाहर आकर दरवाज़ा खटकाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ ना आई। आरजू ऊपर वाले कमरे में है, शायद सो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं।
आरजू सो गई तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं अपने यार के लिए चाय बनाऊंगा। ओन ने इसका मूड ठीक करने के लिए कहा और अपनी जेब से डुप्लीकेट की निकाली। लेकिन दरवाज़ा खोल के जैसे ही इन्होंने अंदर कदम रखा, ओन को लगा जैसे इसका पूरा वजूद बेजान होने लगा है। आरजू बेहोश ज़मीन पर पड़ी थी। वो दौड़कर इसके करीब आया, जबकि उमर अंदाज़ा लगा चुका था वो इन्हें सीढ़ियों से गिरी है, क्योंकि आधी सीढ़ियों पर इसका मोबाइल पड़ा था। ओन, लगता है भाभी सीढ़ियों से गिर गई हैं, तू जल्दी उठाकर बाहर ला, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। उमर ने जल्दी से कहा और इसका हाथ से गाड़ी की चाबी लेकर बाहर की तरफ भागा। आरजू, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम अभी डॉक्टर के पास ले चलते हैं। ओन को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था। वो कैसे इस हालत में इसे अकेला छोड़कर जा सकता था, जबकि वो जानता था इसे बारिश से खौफ आता है। वो इसे उठाए बेचैनी से बाहर की तरफ भागा था। एक डर, एक खौफ, सब कुछ खो देने का। वो जो अपनी ज़िंदगी अलग दुनिया बसाना चाहता था, अपनी अलग दुनिया बनाने जा रहा था, सब कुछ खत्म हो रहा था, वो भी इसकी नज़रों के सामने। ना जाने आरजू कितनी देर वहाँ नीचे पड़ी हुई थी। इतनी सर्दी और बारिश में आरजू की हालत ना जाने कितनी देर से तकलीफ से तड़पती रही होगी। उमर ने गाड़ी फुल स्पीड में अस्पताल की तरफ दौड़ाई और फिर कुछ ही देर में वो लोग अस्पताल पहुंच चुके थे। देखिए, पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, हमें डिलीवरी अभी करनी होगी, आप दुआ करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। लेडी डॉक्टर इसे दिलासा देती अंदर जाने लगी, जबकि ऑपरेशन का नाम सुनकर वो परेशान हुआ था। डॉक्टर, आपने तो नॉर्मल डिलीवरी केस बताया था। ओन ने परेशानी से कहा, जी हाँ, नॉर्मल डिलीवरी केस होता अगर ये नॉर्मल डिलीवरी होती। ये सीढ़ियों से नीचे गिरी हैं। डॉक्टर वक्त ज़ाया किए बगैर अंदर जा चुकी थी, जबकि ओन की हालत से वो काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था। उमर का दिल चाह रहा था मिसबा को बुला ले, लेकिन मिसबा भी यहाँ क्या कर सकती थी। उमर अब खुद बहुत परेशान हो चुका, जबकि ओन का फ़ोन इसके हाथ में था। इसने बिना ओन के बारे में सोचे ओन के घर पर फ़ोन किया। इसका फ़ोन देखते ही जुबैदा ने फ़ोन उठाया। हेलो आंटी, प्लीज़ क्या आप इसी वक्त अस्पताल पहुँच सकती हैं? आरजू भाभी सीढ़ियों से नीचे गिर गई हैं और मुझे और ओन को कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ अगर आप यहाँ आ जाएं तो। उमर ने बहुत इल्तिजाइया लहजे में बेटा कौन से अस्पताल में? आरजू ठीक तो है ना, मैं बस अभी पहुँचती हूँ। जुबैदा ने परेशानी से कहा, आंटी प्लीज़ आप जल्दी आ जाएं। उमर ने इन्हें अस्पताल के बारे में तफसील से बताते हुए बुलाया, जबकि ओन परेशान सा बैठा हुआ था। वो जानता था बेशक वो कितना ही क्यों ना इनकार कर ले, इसे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की ज़रूरत थी। अपने कहे के मुताबिक जुबैदा और इसकी फैमिली कुछ ही देर में अस्पताल पहुंच चुके थे। क्या हुआ आरजू को, ठीक तो है ना वो? इन्होंने उमर से पूछने के बजाय ओन से पूछा था। शायद इन्हें इस वक्त इससे कोई शिकायत ना थी। वो अपना रोना धोना, दुख तकलीफ भूल कर अपने बेटे की तकलीफ में शामिल हो रही थी, लेकिन फ़िलहाल वो कुछ भी ना बोल पाया था। फ़िक्र मत करो ओन बेटा, आरजू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। अभी वो इसे हौसला दे ही रही थी। डॉक्टर बाहर, देखें इस वक्त हम सिर्फ एक ही को बचा सकते हैं, या बेबी को या फिर मदर को। जल्दी से फैसला करें, आप किसकी जान बचाना चाहते हैं? देखिए, अगर आप बच्चे को बचाना चाहेंगे तो भी मुझे नहीं लगता इससे कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि ये वो 7 मंथ प्रेग्नेंट है और 7 मंथ चाइल्ड कम ही आगे ज़िंदगी से सर्वाइव कर सकते हैं। डॉक्टर फाइल और पेन इसके पास पकड़ाती बाहर जाता तो वापस जा चुकी थी, जबकि फाइल और पेन अपने हाथ में पकड़े बेयकीनी से इसे देखता जा रहा था। मेरी आरजू को कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। अम्मी अम्मी, मेरी आरजू को कुछ नहीं होगा, वो इनका हाथ थामकर किसी बच्चे की तरह पूछ रहा था। मैं अपनी आरजू को कुछ नहीं होने दूंगा। ओन ने एक पल में पेपर के खाकी डब्बे में टिक लगा दिया, जबकि नर्स इसके हाथ से पेपर खींचकर वापस अंदर भाग चुकी। बाबा, मैंने ठीक किया ना? मैं इसको खो नहीं सकता, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, इसने अपने साथ खड़े बाबा से पूछा। 27 साल पहले मैंने भी यही फैसला किया था ओन, लेकिन इस दिन ये मौजूदा हुआ था, तेरी माँ के साथ तू भी बच गया। बाबा ने प्यार से इसे पचकारा, लेकिन वो बेयकीनी से इन्हें देख रहा था। आरजू मुझसे नाराज़ तो नहीं होगी ना? इसने कहा था इसे ये बच्चा किसी भी हाल में चाहिए, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, वो मुझे तोहफा देना चाहती है। अम्मी अम्मी, वो मुझसे नाराज़ तो नहीं होगी ना? हो जाएगी ना? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? ओन इनका हाथ थामे पूछ रहा था। शायद वो अपनी सारी नाराज़गी, सारा गम, सारा दुख भूल चुका था। शायद वो इस वक्त ये भूल चुका था वो किसके सहारे बैठा है। शायद वो ये भूल चुका था वो किसके कंधे पर सर रख के रो रहा है। ना मेरी जान, मेरा बच्चा, आरजू तुझसे नाराज़ नहीं होगी, तो फिक्र ना कर, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अंदर ऑपरेशन जारी था, जबकि हर गुजरते लम्हे के साथ इसकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। आपकी वाइफ अब खतरे से बाहर है, कुछ ही देर में इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। नर्स इसे खुशखबरी सुनाई और वापस चली गई। जब ओन ने बिना सोचे समझे जुबैदा को अपने गले लगा ली, जबकि बाकी डॉक्टरी कार्रवाई समीर और हारिस ने पूरी की थी। ओन के इस मुश्किल वक्त में वो इसके सबसे बड़े सहारे बनकर इसके साथ खड़े थे। शायद फैमिली होती ही इसीलिए। ओन ने कमरे में कदम रखा तो आरजू ने नज़रें फेर ली। फुप्पो, कह दीजिए इन्हें।
यहाँ से चले जाएं, मुझे इनका चेहरा नहीं देखना। कैसे ये अपने बच्चे को मार सकते हैं? आज इनकी खुद साख्ता नफरत की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। कह दे इनसे कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, भेजें इन्हें यहाँ से, मैं इनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। आरजू अपना सारा डर और खौफ बुलाई गुस्से से चिल्लाई थी। ओन को यकीन नहीं आ रहा था कि आरजू इसे अपने ही बच्चे का कातिल कह रही है। ओन ने 2 कदम आगे बढ़कर इसे समझाना चाहा, जबकि आरजू की इस बात पर इसे बहुत गुस्सा आया। तो ओन बेटा बाहर चलो, ये वक्त सही नहीं है। बाबा इसके करीब आकर कहने लगे, नहीं बाबा, वो देखें किस तरह से बात कर रही है वो मुझसे, वो मुझे मेरे बच्चे का कातिल कह रही है। ओन गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा। बेटा प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो, इस वक्त वो इस कंडीशन में नहीं है तुम्हें या तुम्हारी किसी बात को समझ सके। प्लीज़ चलो यहाँ से। वो इसका हाथ थाम कर इसे बाहर ले आए थे। ओन ने आरजू से मिलने की और बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसमें कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। इसका कहना था कि इसे ओन से बात ही नहीं करनी। अगर वो अलग मकान में रहने की जिद करता तो ये सब कुछ ना होता। इसकी खुद साख्ता नफरत ने इनसे इनके बच्चे को दूर कर दिया था। क्या नहीं सोचा था इन दोनों ने अपने होने वाले बच्चे के लिए, और क्या हो गया था अगर इस दिन ओन इसकी बात मानकर इसे ज़ुबैदा के पास छोड़ जाता तो शायद आज इसका बच्चा बिल्कुल ठीक होता। इसे ओन से कोई शिकायत नहीं थी। वो जानती थी ओन को अपना बच्चा खोने का बहुत दुख है। वो भी इसके गम में बराबर का शरीक था, लेकिन वो इसको इस तरह से माफ़ नहीं कर सकती थी। अगर वो ओन को इस तरह से माफ़ कर देती, वो कभी रिश्तों की अहमियत नहीं समझ सकता था। आरजू के पास ओन को समझाने का ये आखिरी मौका था। वो जानती थी इसे आरजू की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो इसे अकेला छोड़ चुकी थी ताकि वो इन रिश्तों के बारे में सोचे, इनको समझने की कोशिश करे। और जब से आरजू से दूर हुई थी वो घर वालों के करीब होता जा रहा है। शायद वो इनकी अहमियत को समझने लगा था, वरना वो आरजू से वापस घर चलने का कह चुका था। लेकिन वो इसे साफ इनकार कर चुकी थी। इसने कहा था वो कभी वापस इसके साथ नहीं जाना चाहती और ना ही ओन के साथ रहना चाहती है। इन्हें घर आए 1 हफ्ता हो चुका, तब से ओन दूसरे कमरे में सो रहा था। घर में सभी लोग ओन का बहुत ख्याल रख रहे थे। सबका कहना था कि आरजू इसे माफ़ कर देगी। ओन सुबह तैयार होकर पुलिस स्टेशन जाने लगा तो ज़ुबैदा ने ज़बरदस्ती नाश्ते के लिए रोक लिया। इसने बहुत इनकार करने की कोशिश की, लेकिन ज़ुबैदा ने एक ना सुनी तो मजबूरन इसे नाश्ते के लिए बैठना पड़ा। बेटा वैसे मैंने तुम्हारे लिए पराठा बनाया है, लेकिन अगर तुमने कुछ और खाना चाहो तो बता देना, अभी बना देती हूँ। ज़ुबैदा ने बहुत मोहब्बत से कहा, नहीं यही ठीक है, मैं यही खा लूँगा, थैंक्स। ओन ने मुरव्वतन कहा तो पास बैठे बाबा मुस्कुराए। माँ को कौन थैंक्स बोलता है? इन्होंने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। आप चुप रहें, मेरे मासूम बच्चे को सुकून से नाश्ता करने दें, सुबह सुबह इसके पीछे मत पड़ जाया करें। ज़ुबैदा ने आंखें दिखाते हुए कहा तो बाबा मुस्कुरा दिए। मतलब बेटे के सामने शोहर की कोई अहमियत ही नहीं है। इन्होंने ताया अब्बू को देख कर कहा। वो भी मुस्कुराने लगे। बाबा आपको तो अपनी पड़ी है, आज तो अम्मी ने मेरे लिए भी पराठा नहीं बनाया, समीर ने बैठते हुए शिकायत की। ओन अपने नाश्ते में मसरूफ़ अपनी हंसी दबा गया था। अरे नहीं अभी बना देती हूँ, तुम मुंह मत बना। ज़ुबैदा ने उठकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रहने दे, मैं आपको लाडले के साथ शेयर कर लूँगा। समीर ने कहते हुए ओन की प्लेट से बिना पूछने की जहमत किए खाना शुरू कर दिया, लेकिन ओन को इसकी हरकत बुरी ना लगी। इन दोनों में कभी ऐसा रिश्ता ना रहा था कि वो एक ही प्लेट से खाना खाते, लेकिन आज ओन को पहली बार एहसास हुआ था कि वो इसका भाई है। समीर की इस हरकत पर वो भी मुस्कुराते हुए अपने नाश्ते में मसरूफ़ हो गया। समीर मुझे ज़रा मेरे दोस्त के घर छोड़ दो, बहुत दिन हो गए हैं, चक्कर नहीं लगा पाया। बाबा ने समीर को कहा। बाबा मेरी गाड़ी तो वर्कशॉप में है, समीर ने आखिरी नवाला लेते हुए कहा। मैं छोड़ दूँ? ओन ने उठते हुए पूछा। तुम ही छोड़ दो, और कौन? तुम ही छोड़ोगे और कौन छोड़ेगा? सुना नहीं जनाब की गाड़ी बीमार है, अस्पताल में पड़ी है, बाबा ने नॉर्मल अंदाज में कहा। तो वो मुस्कुराता हुआ गाड़ी निकालते चला गया, जबकि समीर ने एक नज़र ज़ुबैदा की तरफ देखा, जो आरजू के कहने पर ये सब कुछ कर रहे थे। इन्हें आरजू ठीक लगी थी। ओन को एक फैमिली देने के लिए, एक फैमिली का एतबार देने के लिए ये सब ज़रूरी था। ओन का रास्ता दूसरी तरफ था, लेकिन वो सिर्फ इनको छोड़ने के लिए इस साइड आया था। गाड़ी में ओन ने 2-3 बार आरजू को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन इसने फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर मैसेज कर दिया, प्लीज़ खाना खा लेना। बाबा इसकी सारी हरकतें बहुत गौर से देख रहे थे। फ़ोन नहीं उठा रही वो। बाबा ने आराम से पूछा तो ओन ने इन्हें देखा, फिर नफ़ी मसाले लाया। इसे वक्त दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाबा ने मुस्कुरा कर कहा। इसकी नाराज़गी ख़त्म हो गई। तुम्हारी माँ भी ऐसे ही नाराज़ होती है, बाबा ने कहा। तो ओन ने इन्हें देखा। मैं और बच्चे नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ का कहना था कि तुम इसके नसीब की औलाद हो। मैंने इसे समझाया कि हमारे पहले ही 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे संभालना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं मानी तो मैं इससे नाराज़ हो गया। लेकिन तुम्हारी माँ के लिए मेरी नाराज़गी से ज़्यादा तुम अहम थे। इसे तुम्हारी बहुत फ़िक्र थी। मैं अखराजात से घबरा गया था। मैं 4 बच्चों को बहुत मुश्किल से पाल रहा था। मैंने इसकी बात नहीं मानी तो वो ज़िद पर अड़ गई। फिर तुम्हारी पैदाइश में
तंगदस्ती की वजह से इसकी तबीयत मज़ीद बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि माँ या बच्चे में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। ज़ुबैदा ने कहा इसका बच्चा बचा लिया जाए, लेकिन ज़ुबैदा मर जाती तो मैं 5 बच्चे कैसे सँभालता। और मैं इसे अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए बचाना चाहता था। मैं एक बच्चे के लिए अपने 4 बच्चों की ज़िंदगी को दाँव पर नहीं लगा सकता था। मुझे तुम्हारे साथ-साथ अपने बाकी बच्चों को भी पालना था। मैं मजबूर था। जब ऑपरेशन हुआ तो अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को बचा लिया। मेरी खुशी की कोई इंतहा ना थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हारी माँ से ज़्यादा नहीं। बाबा फिर से मुस्कुराए थे। ओन ने एक नज़र उठाकर इनकी तरफ देखा, फिर नज़रें झुका ली। समीर बचपन से ही बहुत डरपोक था। अक्सर नींद में जाग जाया करता था, पर कहीं-कहीं दिन इसमें डर रहता था। मैंने डॉक्टर से मशवरा लिया तो इन्होंने कहा कि वो डरपोक बच्चों में शामिल होता है। इसे हर वक्त माँ-बाप की ज़रूरत है। इसका डर इसे एक कमज़ोर इंसान बना सकता है, जिसकी वजह से इसके आगे की ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है। यही वजह थी कि मैंने और ज़ुबैदा ने तुम्हें तुम्हारे दादा के हवाले कर दिया और हम समीर पर ध्यान देने लगे। वो तुम्हें बहुत चाहते थे, हर वक्त तुम्हें अपने करीब रखते थे। जहाँ जाते तुम्हें अपने साथ लेकर जाते। बाबा ने मुस्कुराते हुए बताया। इस बात में कोई शक नहीं था कि दादा इससे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इनके होते हुए हमें कोई टेंशन नहीं थी। तुम्हारी बहुत करीब थे और हमें पता भी नहीं चला कि हम कब तुमसे इतने दूर हो गए। बाबा के चेहरे की उदासी उनको शर्मिंदा कर गई थी। कोई भी वालिदैन औलाद को जानबूझकर मारने की कोशिश नहीं करते और तुम हमें कातिल कहते हो। वो इसे मज़ीद शर्मिंदा करे। तुम पाँचों हमारे बच्चे हो। तुम सब हमारे लिए एक बराबर हो, ख़ास करके तुम जो सबसे छोटे थे, पर हमेशा वो सब कुछ करते रहे जिससे मुझे गुस्सा आता। तुम अपनी गलतियों की वजह से मार खाते थे। बहुत अच्छे और शरीफ बच्चे नहीं, बल्कि बहुत शरारती बच्चे थे। कहा जाता अगर मेरी बात मान के खानदानी काम संभाल लेते। यूनिफॉर्म पहनकर बैठे हो। बाबा ने इसके यूनिफॉर्म पर चोट करते हुए कहा तो ऑन मुस्कुराया। अब गाड़ी वापस लेकर चलो, मेरे दोस्त का घर पीछे छूट गया है। बाबा ने कहा तो ऑन ने पीछे देखा। वाकई घर पीछे बहुत पीछे छूट चुका था। शायद इनकी बातों में इसे पता ही नहीं चला था। आपने बताया क्यों नहीं? वो मुंह बसोड़े। क्योंकि और बहुत कुछ बताना था, ये ज़्यादा ज़रूरी था। बाबा मुस्कुराते हुए गाड़ी से उतरे तो वो भी इनके पीछे गाड़ी से उतरकर इनके सामने आया और जल्दी से इनके सीने से लग गया। आई एम सॉरी बाबा, मैंने शायद बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन सब के लिए सॉरी। मुझे पता है आप मुझे माफ़ कर देंगे। वो इसके सीने से लगा, किसी बच्चे की तरह बोल रहा था। बाबा ने इसे खुद में भींचा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हो। वो इसे अपने सीने से लगाते हुए कहा तो वो खुलकर मुस्कुराए। माफ़ी मांगना इतना भी मुश्किल नहीं था जितना वो सोच रहा था। वो शाम का घर आया तो ज़ुबैदा किचन में कुछ कर रही थी। वो इनके पास किचन में ही आया था और इन्हें देखने लगा। क्या हुआ और भूख लगी है? ज़ुबैदा ने फिक्रमंदी से पूछा तो ओन ने हाँ में गर्दन हिलाई। मेरा बच्चा, मैं अभी रोटी डालती हूँ, मैं खीर खाऊंगा। इसने फरमाइश की। हाँ मिर्जान, मैं अभी बनाती हूँ, ज़ुबैदा ने खुशी से कहा और इसके लिए खीर बनाने का सामान निकालने लगी। मैं आपको बहुत तंग करता हूँ, आप मुझसे कभी नाराज़ क्यों नहीं होती? इसके अचानक सवाल पर ज़ुबैदा ने इसकी तरफ देखा। अगर मैं तुमसे नाराज़ हो जाती तो तुम मुझसे और ज़्यादा नाराज़ हो जाते। तुम तो पहले ही मुझसे नाराज़ थे। तुम तंग नहीं करते थे। तुम जब गुस्सा होते हो तो हमसे दूर चले जाते हो और फिर महीनों वापस लौट कर नहीं आते। मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रह जाती हूँ। ज़ुबैदा ने अपनी आंखों को साफ करते हुए कहा। थप्पड़ क्यों नहीं लगाती थी? मुझे लगा देती तो सारी अकल ठिकाने आ जाती। आज इसका अंदाज़ बहुत अलग था। बाबा ने आते ही इन्हें सुबह की सारी रुदात सुनाई थी। तेरी शक्ल बहुत मासूम थी, मारने का दिल ही नहीं करता था, कभी थप्पड़ नहीं लगाया तुझे, और तेरे दादा तो वैसे भी तुझे किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। ज़ुबैदा ने मुस्कुरा कर कहा। इसकी और दादा की मोहब्बत तो इस घर में मिसाली थी। हर कोई इसकी मोहब्बत से वाकिफ़ था। जल्दी बताए ना, मुझे भूख लगी है। जल्दी बनाए ना, मुझे भूख लगी है, ओन ने कहा तो ज़ुबैदा ने जानते हुए भी अभी बहुत वक्त लगेगा खीर देखने लगी। बस थोड़ी देर में बन जाएगी। ज़ुबैदा ने मुस्कुराकर इसे दिलासा दी। तुम ऐसा करो, तब तक फ्रेश हो जाओ, तब तक तुम्हारी खीर तैयार हो जाएगी। हाँ ठीक है, आप तैयार करें, तब तक मैं नहा कर आता हूँ। और समीर को मत दिखाइएगा, भूखा सारी चट कर जाएगा। ये सारी मेरी है, मैं अकेला खाऊंगा। मैं आपसे माफ़ी मांगता माँ। लेकिन सुबह पापा ने कहा कि माँ को भी कोई थैंक यू बोलता है क्या? तो फिर मैंने सोचा कि माँ को तो कोई सॉरी भी नहीं बोलता होगा। और जाने से पहले बड़े प्यार से इनका गाल चूम कर गया। आरजू की कई हर बात सच साबित हो रही थी। ओन इन लोगों से दूर हुआ था तो वो लोग भी ओन से दूर होने लगे थे। वो इसे एक फैमिली का एतमाद नहीं देते जिस पर वो भरोसा करे। लेकिन आरजू की बात मानकर वो सब ओन के करीब आने लगे थे और ओन भी इनके बहुत करीब आ चुका था। सब कुछ ठीक हो रहा था। इन सब से मिलकर हंसी खुशी रहने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ समझ
चुका था, वो सब भी इसका ख्याल रखने लगे थे और वो भी इनके साथ खुश रहता था। उमर भी अब काफ़ी मुतमईन था, वो भी इसकी अकल ठिकाने लगने पर बहुत खुश था। लेकिन आरजू अब भी इससे नाराज़ थी। इसे समझ नहीं आ रहा था वो आरजू को कैसे मनाए। वो अब भी अलग कमरे में सोता था। इसका कहना था जब तक आरजू खुद इसे कमरे में नहीं बुलाएगी वो कमरे में नहीं आएगा। और आरजू इससे कुछ नहीं कहती थी, ना वो इससे बात करती थी और ना ही इसके अंदाज से वो नाराज़ लगती थी। घर में सभी इसकी बेचैनी से वाकिफ़ थे, लेकिन बाबा का कहना ये इन दोनों का पर्सनल मैटर है जिसमें कोई नहीं बोलेगा। उनको एहसास हो रहा था फैमिली क्या है, इस फैमिली की अहमियत क्या है। शाम की चाय पर वो सबके साथ बैठकर बातें करता, ताया अब्बू के बचपन के किस्से सुनता, ताई अम्मी और अम्मी की बातें, हारिस और समीर की शरारतें, बड़े भाइयों की डांट, बहनों की फरमाइशें। वो कितने सालों से ये सब कुछ मिस कर रहा था। अब वो अक्सर शाम को घर जल्दी आने लगा। किसी ने इससे कहा नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपना वक्त इन लोगों के साथ गुजारने लगा था। उमर को जब से पता चला था अपने घर वालों के साथ खुश है, वो शाम के बाद अक्सर इसकी ड्यूटी भी संभाल लेता। हारिस और समीर इसके साथ भी शरारतें करने लगते। कहने को वो इसके बड़े भाई थे, लेकिन अम्मी और पापा हमेशा इन दोनों के डांटते रहते थे। कितने प्यारे थे इनके सब घर वाले, और वो इनसे दूर था। आज वो ये सब कुछ खोने की वजह से पछता रहा था। इन खुद साख्ता फासलों की वजह से इसने बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन अब और नहीं। ओन जा बिजली का बिल भर के आ। भैया ने इसे मुखालिफ किया। मैं तो कभी भी बिजली का बिल भरने नहीं गया, वहाँ कौन करता था। ओन समझ चुका था इनका इशारा दूसरे घर की तरफ था। वहाँ तो नौकर था। ओन ने फ़ौरन जवाब दिया, हमारे बाप ने यहाँ कोई नौकर नहीं रखा हुआ बेटा, फटाफट जा बिल भर के आ। मगर भैया मुझे नहीं आता। ओन ने परेशानी से, बेटा 2 महीने भरेगा तो तीसरे महीने खुद ही आ जाएगा, भैया ने मुस्कुराते हुए कहा। एक जिम्मेदारी दी थी। ओन ने एक नज़र बिल की तरफ देखा और फिर दरवाजे के पीछे नीला दुपट्टा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट खुल के इसकी बीवी से बात करे या ना करे, लेकिन छुप छुप कर दीदार ज़रूर करती थी। वो मुस्कुराते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। वो पूरे 2 घंटे अखबार होने के बाद बिजली का बिल जमा करवा के आया था। आओ ओन, हम महरोज की शादी के बात कर रहे हैं, अनीसा ने इसे आते हुए देखता। वो लोग काफ़ी वक्त से महरोज की बात चला रहे थे। फिर कुछ दिन पहले रिश्ता लेकर बाकायदा आए। मुझे ये रिश्ता बहुत अच्छा लगा। अपने लोग हैं, बेटी खुश रहेगी। मुझे तो हसन बहुत अच्छा लगा है। ताया ने इसे मुखातिब किया। मुझे लगता है हमें हाँ कर देनी चाहिए, पर फिर भी तुम एक बार छानबीन कर लो, आखिर बड़े भाई हो तुम लोग, और अगर तुम लोगों को मुनासिब लगे तो हम हाँ कर देंगे। ताया अब्बू सबको मुखातिब करते हुए बोले, हाँ हसन है तो बहुत अच्छा, लेकिन एक बार ठीक से छानबीन करके ही हाँ करेंगे। समीर ने कहा, ओन बेटा ये तुम्हारी जिम्मेदारी। ताया अब्बू ने उम्मीद भरी नज़रों से इसकी तरफ देखा तो वो इन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओन इनकी उम्मीद पर पूरा उतरा था। महरोज की शादी की सारी डेकोरेशन मैं और हारिस करेंगे। समीर ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है तुम दोनों को कुछ भी करने की। जरीश की शादी पर कितना कबाड़ा किया था तुम दोनों ने। इसको डेकोरेशन कौन बोलता, ओल्ड फैशन, कुछ तो यूनिक करो। ओन हमारी तौहीन कर रहे हो। समीर को सदमा लगा था। वट एवर। ओन ने इसे इग्नोर करते हुए फिर से अपनी बात शुरू की। यह सब कुछ मैं और उमर संभालेंगे, तुम अपनी डेकोरेशन अपने पास रखो। महरोज की शादी की सारी तैयारियां मैं करूँगा। इसने दरवाजे से आती महरोज को देखकर कहा। वो शर्मा के वापस चली गई। वो घर आया तो आरजू सबके साथ बैठी थी। वो भी साथ आकर बैठ गया। आरजू ने इससे कोई बात नहीं की, बल्कि वो तो हानिया के साथ बातों में मसरूफ़ हो गई। बाबा इससे बातें करने लगे, जबकि इसका सारा ध्यान आरजू पर ही लगा हुआ था। इनका अलग अलग कमरों में सोना घर में किसी से भी छुपा हुआ नहीं था। घर में सबको पता था आरजू को रोन में अब तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ। 1 महीना गुजर चुका था, अब सब कुछ ठीक होने लगा था, सिवाय आरजू और रोन के। अम्मी ने आज इन दोनों से बात करने का बारे में सोचा तो बाबा ने मना कर दिया। इनका कहना था तुम्हें बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं, और इन दोनों का मसला है खुद ही हैंडल कर लेंगे। और रात 12:30 बजे के करीब घर वापस आया। ड्यूटी की वजह से आज वो बहुत लेट हो गया था। इसका इरादा चुपचाप कमरे में जाकर सोने का था। वो दबे पांव अपने कमरे की तरफ जा रहा था जब अचानक लाइट्स ऑन हो गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, सब ऊंची आवाज़ में गाते हुए एक कमरे से बाहर निकले। हैप्पी बर्थडे डियर ओन, हैप्पी बर्थडे टू यू, सबके साथ। आरजू हाथ में केक थामे इसके करीब आई। ओन को याद तक नहीं था कि आज इसकी बर्थडे है, लेकिन इसकी फैमिली को याद था। शायद ही इससे पहले ओन ने अपनी फैमिली के साथ इस तरह की कोई खुशी मनाई हो। सबसे पहले जुबैदा ने इसका चेहरा चूमकर इसे मुबारकबाद दी। मेहरबानी इसे गले लगाया और इससे गले लगाया। आरजू ने फिलहाल सिर्फ इसे हैप्पी बर्थडे कहा, जबकि इसकी उम्मीद के बरक्स उमर भी यही था।
जल्दी काट केक, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। इस केक के चक्कर में मैंने डिनर भी नहीं किया। समीर ने छुरी इसके हाथ में पकड़ाते हुए ज़बरदस्ती केक कटवाना चाहा, जबकि ओन मुकम्मल नखरे दिखाने के मूड में था। फिर आखिरकार इसने समीर की दुहाई सुनते हुए केक काटा और सबको केक खिलाने के बाद एक छोटा सा पीस इसके मुंह में डाला। अब एक केक खिलाने की भी रिश्वत लेगा क्या? वो ज़बरदस्ती इसके हाथ से केक खाते हुए बोला, जबकि इसकी हरकतों पर सब घर वाले कह के बुलंद हो रहे थे, चलो बच्चा पार्टी, अब सब लोग हो जाओ, सो जाओ, सुबह हम ओन की बर्थडे पार्टी करेंगे। बाबा ने सबको अपने कमरे की तरफ भेजा तो ओन दूसरे कमरे की तरफ जाने लगा। ओन जी, हमारा कमरा इस तरफ है, आरजू ने इसे पीछे से आवाज़ देकर पुकारा, जबकि बाबा अम्मी के कंधे पर हाथ रखकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए मुस्कुराए थे। वो बिना कुछ बोले इसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल दिया। ओन बिना कुछ बोले बेड पर लेट गया। इसे लग रहा था आरजू अब भी इससे नाराज़ है। आप मुझसे नाराज़ हैं? आरजू ने इसके करीब बैठकर पूछने लगी। मैं नहीं तो मैं तुमसे क्यों नाराज़ होऊंगा? नाराज़ तो तुम हो मुझसे। इतने दिनों से कितनी कोशिश कर रहा हूँ पर बात नहीं बनती। आरजू के इस तरह से अपने करीब आने पर वो बैठ गया था। आपको क्या लगा ओन जी, मैं आपसे नाराज़ हूँ? मैं आपसे नाराज़ नहीं थी, मैं बस आपको बताना चाहती थी कि ये लोग आपके अपने हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे दूरी नहीं इन्हें तकलीफ़ पहुंचाती है। मैं आपसे इसके लिए बात नहीं कर रही थी ताकि इन सब से बातें कर सकें। मैं जानती हूँ कि आप मुझे यहाँ छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। मेरी नाराज़गी की वजह से आप ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे, आप इसी घर में रहेंगे। मैं जानती थी आप पुप्पो की मजबूरी को समझेंगे। ये सब लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं ओन जी, आपने देखा ना, आरजू ने यकीन से कहा तो वो और मुस्कुरा दिया। हाँ आरजू, ये सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब मैं ये जानना है कि तुम मुझे कितना चाहती हो। तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अब तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। और वो इसका चेहरा अपने करीब करते हुए बोला तो वो नज़रें झुका गई। नहीं आरजू, अब ये नज़रें झुकाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आज तो तुम्हें बताना ही होगा, मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो। ओन बाजिद हुआ तो वो इसके सीने पर सर रख के बोली, मेरी खुद साख्ता बनाए गए फासलों की वजह से मैंने अपने बच्चे को खो दिया। अब मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आज भी तुम ना बुलाती तो मैं मर जाता। और ने इसे मजीद करीब करते हुए खुद में समेटते शिद्दत से कहा तो आरजू ने अपना हाथ इसके लबों पर रखा। आप जब इस तरह से बातें करते हैं तो मेरा दिल करता है मैं आपको कान पकड़कर बाबा के पास ले जाऊं और बहुत सारी डांट पड़वाऊं। आरजू ने कहा तो वो मुस्कुराए, सुबह ले जाना, इस वक्त मुझे खुद से प्यार करने दो, बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे बगैर। वो इसके लबों पर अपने होंठ रखते हुए बोला तो आरजू ने शर्माकर अपना आप इसको सौंप दिया। आई लव यू आरजू, मुझसे कभी दूर मत जाना, तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। इसका नाजुक वजूद खुद में समेटते हुए इसे किसी और दुनिया में ले जाने लगा और आरजू इसकी शिद्दत से पिघलती जा रही इसी की होकर रह गई थी। 2 साल बाद अपने चेहरे पर नरम लम्स महसूस करते ही ओन की आंखें खुल गई। इसने बड़ी मोहब्बत से अपनी छोटी सी परी को देखा जिसे आरजू अभी बेड पर छोड़कर गई थी। ओन को जागते देखकर वो अपनी गोल गोल आंखें मटकाती खिलखिलाकर मुस्कुराई। ओन ने करीब से दूध की बोतल उठाई और फिर इसे उठाकर अपनी गोद में रखा क्योंकि इसकी गुड़िया के नाश्ते का वक्त हो चुका था। ओन कभी इसके चेहरे को चूमता तो कभी नन्हे हाथों को। ओन को खुद भी पता ना चला कि ये छोटी सी जान कभी इसकी जान बन गई। अगले महीने इसका पहला बर्थडे था जिसे वो बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करने वाला था। फ्रेश होकर अपनी परी को उठाकर अपनी परी को उठाकर नीचे आया तो समीर का बेटा जिसने अभी अभी चलना शुरू किया था, जुबैदा का दुपट्टा थामे इसके पीछे पीछे चल रहा था। इसने परी को समीर की गोद में रखा और आहिल समीर का बेटा उठाकर अपने करीब किया, जबकि इसकी ये हरकत इसकी नन्ही परी को पसंद ना आई, जिस पर वो अपने मुंह के डिज़ाइन बनाती रोना शुरू हो चुकी थी। ओ यार ओन, मेहरबानी कर, तू अपनी लाडी को संभाल, मैं अपने बेटे को संभालूंगा। समीर ने इसे रोते हुए देखकर कहा, कभी कभी तुम्हारी बेटी को देखकर सोचता हूँ ये तुम्हारी बीवी को तुम्हारे पास नहीं आने देती तो तुम्हारी दूसरी औलाद को क्या आने देगी। ओन के उठाते ही वो चुप हो गई थी, जबकि इसकी बात सुनकर आरजू सोच में पड़ गई थी। परी सोई तो ओन ने इसे उठाकर बेबी कॉट में रखा। अगले महीने इसका पहला बर्थडे था जिसे वो बहुत धूमधाम से मनाना चाहता था। ओन जी, आरजू की पुकार पर लैपटॉप में मसरूफ वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। जी ओन जी की वो इसके करीब
हुआ परी आपसे बहुत प्यार करती है। अगर हमारा कोई और बेबी हुआ तो मुझे अकेले पालना पड़ेगा। आरजू ने मासूमियत से पूछा। ओन खुलकर मुस्कुराया, क्योंकि वो हम दोनों का बच्चा होगा, हम दोनों इसे पालेंगे। वो इसे मजीद खुद से करीब करते हुए बोला, वैसे तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है? कहीं ऐसी वैसी कोई बात तो नहीं है ना? जी नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। बस ऐसे ही पूछ रही थी कि आपकी लाडली आपको मेरे साथ शेयर नहीं करती तो वो हमारे दूसरे बच्चे के साथ क्या करेगी? और आप भी तो इससे इतना प्यार करते हैं कि शायद ही इतना प्यार हमारे दूसरे बच्चे को दे सके। तुम इतना मत सोचा करो, फिक्र मत करो। मैं अपने 20 बच्चों को एक साथ एक जैसा प्यार दे सकता हूँ और इसके बाद तुम्हारे लिए भी मज़ीद प्यार का अरेंजमेंट कर सकता हूँ। ओन शरारत से कहते हुए इसके चेहरे पर झुका और एक हाथ से लाइट ऑफ कर दी। 20 बच्चे? अंधेरे में इसे आरजू की सहमी हुई आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद ओन का जिंदगी से भरपूर कहका बेसाख्ता था ख़त्म शुद्ध। जी तो जनाब, ये था हमारा नावल जो कि आज कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आएगा। और अगर आपको ये नावल पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बआसानी और जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।